नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशीष कुलश्रेष्ठ। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे राजस्थान की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वो सीटें चर्चा में रही, जिसमें से अगर अजमेर की बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो चौधरी वर्सेस चौधरी का मुकाबला है। शुरू की बात की जाए तो राहुल कासवा का नाम सुनते ही उनका एक वो ट्विटर वाला पोस्ट याद आ जाता है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। आशीष जी से जानेंगे कि क्या चल रहा है राजस्थान में अभी, क्योंकि कल एग्जिट पोल आने वाला है, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। अभी चल क्या रहा है इन सीटों पर, क्या माहौल है, जानते हैं आशीष से। इसके बाद बात करेंगे बाड़मेर की, नागौर की, कोटा की और जालौर की। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद त्रिवेदी जी। शुरुआत करते हैं अजमेर लोकसभा सीट से। आपने कवर भी किया लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी की। क्या कुछ लग रहा है, माहौल लग रहा है? चौधरी वर्सेस चौधरी की लड़ाई है। कल एग्जिट पोल आना है, 4 तारीख को नतीजे आने हैं। देखिए ऐसा है चौधरी जी, अगर वो त्रिवेदी जी हम बात करें अगर अजमेर सीट की, तो अजमेर सीट पे मेरी भागीरथ चौधरी से बात हुई थी एक्सक्लूसिव। उन्होंने अमर उजाला को एक अपना इंटरव्यू भी दिया था। देखिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे रामचंद्र चौधरी, वो सचिन पायलट के उम्मीदवार थे। सचिन पायलट का समर्थन वहाँ पे मांगा जा रहा था। सचिन पायलट से कई बार आग्रह भी किया गया कि सचिन पायलट आए और उनको समर्थन दें, पर सचिन पायलट एक बार भी अजमेर नहीं पहुंचे। अजमेर नहीं पहुंचने से रामचंद्र चौधरी को, जो पायलट का गढ़ माना जाता है अजमेर, क्योंकि अजमेर में सचिन पायलट और उनके परिवार को काफी लंबे समय तक अजमेर में उन लोगों ने राजनीति की है और एक अच्छी पकड़ उन लोगों की अजमेर के अंदर मानी जाती है। तो वो सचिन पायलट के अजमेर ना पहुंचने से कहीं ना कहीं रामचंद्र चौधरी को, कांग्रेस को वहां पे नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के चलते भागीरथ चौधरी जो है वहां पे आने वाले कल एग्जिट पोल बता देंगे कि भागीरथ चौधरी की क्या स्थिति है। पर भागीरथ चौधरी वहां से, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही है वो कह रही है कि भागीरथ चौधरी वहां से लीड कर रहे हैं। वहां से मजबूत स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी नजर आ रहे हैं। इसका एक मेन कारण जो कहा जा रहा है वो सचिन पायलट का वहां ना पहुंचना, सचिन पायलट का वहां ना पहुंचकर रामचंद्र चौधरी के लिए वोट ना मांगना एक मुख्य कारण वहां पे माना जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, जी। चौधरी ये जो जाट कम्युनिटी है, ये जाट कम्युनिटी मार्शल कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी केवल और केवल आखिरी समय पे आके फैसला करती है कि किसको वोट देना। ये चुनते हैं कि बड़ा जाट कौन है, भागीरथ चौधरी बड़ा जाट है या रामचंद्र चौधरी बड़ा जाट। देश की जो स्थिति लोगों को नजर आ रही थी उसमें हर व्यक्ति ये कहता हुआ दिख रहा था कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बना लेगी, कहीं भाजपा की सरकार बनती है तो भागीरथ चौधरी का रोल क्या होगा। क्या भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है? क्या भागीरथ चौधरी एक बड़े पोर्टफोलियो के अंदर नजर आ सकते हैं? क्योंकि भागीरथ चौधरी लंबे समय से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर एज वेल एज राजनीति के अंदर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो भागीरथ चौधरी की अगर इस प्रोफाइल के ऊपर वहाँ जाटों ने काम किया है और इस पे विचार किया है, तो कहीं ना कहीं भागीरथ चौधरी की पोजीशन वहाँ पे मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट के ऊपर एक गेम के अंदर नजर आ रही है। तो ये सीट किसी भी तरीके से कांग्रेस की झोली में जाती हुई नहीं नजर आ रही। आशीष, ये क्या होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। शुरू की बात करते हैं। देखिए साहब, शुरू चूरू का में चुनाव जो है वो राहुल जी, चूरू का जो राहुल चुनाव कासवा है वो की जब बात करते राजस्थान हैं में। चुरू, जी आशीष, जब चुरू का हाँ नाम लेते हैं तो राहुल कासवा याद आते हैं, और फिर राहुल कासवा याद आते हैं तो वो जब उनको टिकट नहीं मिला था उनका एक पोस्ट याद आता है, आखिर मेरा गुनाह क्या था। हाँ, राहुल कस्बा से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। राहुल कस्बा से कई चीजें याद आती हैं। राहुल कस्बा ने, आपको ध्यान होगा, हमारे ही अमर उजाला पे एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा, पूछा था और उन्होंने हमें कहा था कि काका की खाज मिटेगी। उन्होंने ये इंटरव्यू जो दिया था हमें, उसके अंदर ये बयान भी दिया था। देखिए चूरू की राजनीति की बात की जाए तो चूरू के अंदर जो चुनाव था वो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया को दिया था। हाँ। देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिलने के बाद राहुल कस्बा बागी हो गए थे। राहुल कस्बा बागी होकर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने राहुल कस्बा को टिकट दिया। राहुल कस्बा ने कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ा और राहुल कस्बा ने सिंपैथी भी गेन की चूरू के अंदर। राहुल कस्बा ये पूछते हुए नजर आए कि क्योंकि मैं और मेरा परिवार इतने लंबे समय से राजनीति कर रहा है। राहुल कस्बा ने हमको दिए इंटरव्यू के अंदर ये भी बात कही थी कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को शेखावाटी बेल्ट के अंदर स्टैब्लिश किया। भारतीय जनता पार्टी का जीरो आंकड़ा था, हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला।
तो क्या हमारा हम इतने बुरे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हम फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, हमारी टिकट काट दी गई, ये सारी बातें राहुल कसवा ने कही। और ये जो चुनाव था, ये देवेंद्र झाझड़िया को टिकट जरूर मिला था, पर चूरू का चुनाव कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उनकी जो अदावत थी वो विधानसभा चुनाव के अंदर भी खुल के सामने आई थी। राजेंद्र राठौड़ ने हालांकि खुल के कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन बात दबे शब्दों में हर बार ये निकल के आई कि राजेंद्र राठौड़ की हार के पीछे अगर कोई कारण था तो वो राहुल कसवा था। राहुल कसवा ने भी इस बात को कहा कि अगर मैं हरा सकता था तो मेरे पास आना चाहिए था, मैं जिता भी सकता था अगर हरा सकता था तो एक लंबी लड़ाई थी, एक लंबा बिल्कुल। विवाद था। राहुल कसवा ने ये तक कहा कि राजेंद्र राठौड़ अपने आप को मुख्यमंत्री भी मानना शुरू कर चुके थे, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उनमें ना जाते हुए हम केवल सीट के ऊपर बात करते हैं। तो अगर सीट पे हम बात बिल्कुल करें आशीष। तो राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के अंदर अब वोटर किस तरफ गया, क्योंकि देखिए पिछली बार का जो जीत का मार्जिन था राहुल कसवा का भारतीय जनता पार्टी से, वो केवल 1.5 लाख वोटों का था। अब राहुल कसवा को 1.5 लाख वोट ही मैनेज करना है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो राहुल कसवा के साथ में कांग्रेस के जो वोट जुड़े हैं, जो वहां पे कोर वोट है कांग्रेस का, अल्पसंख्यक वोट है, अगर वो भी जुड़ा है तो ये 1.5 लाख का मार्जिन जो है वो बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, देवेंद्र झाझड़िया इस सीट पे नए उम्मीदवार थे। देवेंद्र झाझड़िया ने सिर्फ और सिर्फ वही किया जो उनको संगठन के द्वारा और देवेंद्र झाझड़िया को जो राजेंद्र राठौड़ के द्वारा गाइड किया गया। देवेंद्र झाझड़िया ने केवल उस जी। तरीके से चुनाव लड़ा। देवेंद्र झाझड़िया प्रचार करने के लिए भी वहां वहां गए जहां जहां उनको संगठन ने गाइड किया। तो देवेंद्र झाझड़िया ने ये पूरा चुनाव जो है वो अंडर गाइडेंस एंड अंडर सर्वेलेंस ऑफ राजेंद्र राठौड़ लड़ा है। अब देखना ये होगा कि वोटर जो है वो किस रुख बैठता है। बहुत कम समय रह गया है, तो 24 घंटे से कम समय के अंदर अंदर बिल्कुल। एग्जिट पोल हमारे सामने होंगे और नतीजा हमारे सामने होगा। लेकिन इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा जो आकलन है, हमने जो काम किया है, वो ये कहता है कि राहुल कसवा एक अच्छी फाइट दे रहे हैं। ये सीट एक अच्छे कंपटीशन में नजर आ रही है, ये सीट एक अच्छी फाइट में नजर आ रही है, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया राजनीति में नए हैं। और शेखावाटी बेल्ट की अगर बात की जाए तो ये राजनीति के धुरंधरों की बेल्ट है। ये राजनीति के वो धुरंधर हैं जहाँ से तीसरा मोला आते हैं, जहाँ से उनके बेटे बिजेंद्र ओला चुनाव भी लड़ रहे हैं झुंझुनू सीट के ऊपर। इस सीट की अगर हम बिल्कुल। बात करें तो आप कछवा परिवार को देख लीजिए, धुरंधरों में गिनती होती है। राजेंद्र राठौड़ धुरंधरों में गिनती होती है। तो उन धुरंधरों के बीच में देवेंद्र झाझड़िया अपनी कितनी साख बना पाए। हालांकि इस सीट पर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट के लिए चुनाव प्रचार किया था और रैली की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था चूरू के लिए एक संदेश कि देवेंद्र झाझड़िया मेरा निजी मित्र है। अब इस निजी मित्रता का कितना असर चुनाव में पड़ा है, लोगों ने देवेंद्र झाझड़िया को इस निजी मित्रता के आधार पे कितना वोट डाला है, और इस निजी मित्रता के आधार पर क्या चूरू की जनता ने ये तय किया है कि अगर देवेंद्र झाझड़िया जीतता है तो हमें चुनाव के बाद एक लंबी चौड़ी मदद मिलने वाली है। ये सब अब कल तक का इंतजार रह गया है, तो पिक्चर कल तक सामने आ जाएगी। पर राहुल कसवा एक बढ़त में नजर आ रहे हैं इस सीट के ऊपर। राहुल कसवा का एक्सपीरियंस, राहुल कसवा का खुद का वोट बैंक, क्योंकि 33 साल से उनका परिवार राजनीति कर रहा है। और दूसरी चीज, राहुल कसवा के साथ में कांग्रेस का जो कोर वोट जुड़ा है, वो राहुल कसवा कितना इनकैश कर पाए हैं। लेकिन आज की स्थिति में राहुल कसवा चूरू सीट के ऊपर प्लस में नजर आ रहे हैं। जी त्रिवेदी। आशीष जी, इसके बाद बात करते हैं हम लोग बाड़मेर की, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र सिंह भाटी, पॉपुलर नेता, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग। सामने कैलाश चौधरी, वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, अनुभवी नेता। उनके सामने उम्मीदवार राम चौधरी। एक तरफ अनुभव, एक तरफ युवा जोश। जी, अनुभव और युवा जोश दोनों मौजूद है। आपको ध्यान होगा हनुमान बेनीवाल से हमने बात की थी रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी लोगों को इकट्ठा करके कुछ भी कर देता है। और हनुमान ने ये भी कैलाश कहा चौधरी था, से बात आपको की थी, ध्यान होगा। कैलाश चौधरी से। हाँ, कैलाश कैलाश चौधरी ने भी कहा था और हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात कही थी कि तुक्के के अंदर एक अच्छा। दो बार विधायक तो कोई भी बन जाता है, पर मजा तो जब आए जब वो हमारी तरह पार्टी लेके घूमे। हम तो अपनी पार्टी लेके घूम रहे हैं भैया, हाँ। इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्थिति क्या है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी ने नो डाउट बाड़मेर के चुनाव से पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई है। रविंद्र सिंह भाटी जो चाहते थे पूरे देश के अंदर वो अपना एक नाम बनाना चाहते थे। रविंद्र सिंह भाटी एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहे नतीजा कुछ भी आए,
नतीजा हार हो या जीत हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो करना चाहते थे, रविंद्र सिंह भाटी उसको करने में कामयाब हो चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी आज की डेट में राजस्थान के और देश के एक बड़े युवा नेता के रूप में उभर के आ चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी जहां भी जा रहे हैं, जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं, मीडिया उनको खोजता है, मीडिया उनके पीछे भागता है। तो भाटी की ये उपलब्धि रही है। हम चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, चुनाव के आखिरी 48 घंटे, जो 48 घंटे थे वोटिंग होने से पहले वाले, उन 48 घंटों के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये जो जाट कम्युनिटी है, ये मार्शल कम्युनिटी है, ये अंत में तय करते हैं कि बड़ा जाट कौन। अब वहां पे लड़ाई इस चीज की थी कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ में क्या जाट वोट जाएगा, क्या रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के वोटों को अपने साथ खींच पाएगा। पर मेरे को जो जैसलमेर के और बाड़मेर में नजर आया, वो नजर ये आया कि रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जगह कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायी सिद्ध ना हो जाए। रविंद्र सिंह भाटी अगर जाटों के वोट में सेंधमारी करने में कामयाब हुए तो ये नुकसान सीधा सीधा उमेदराम बेनीवाल का है। अगर मुसलमानों के वोटों में रविंद्र सिंह भाटी सेंधमारी कर गए हैं तो भी ये नुकसान जो दर्ज होगा वो उमेदराम बेनीवाल के ही खाते में दर्ज होगा। लेकिन मुकाबला अभी रोचक है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन। तीनों ही कैंडिडेट जो हैं अभी त्रिवेदी जी, वो लड़ाई में मौजूद हैं। कोई भी सट्टा बाजार, कोई भी आकलन और कोई भी स्टडी अब तक इन तीनों को इस चुनाव से बाहर नहीं कर पाई है। हाँ, ये बात जरूर होने लग गई है कि जीत हार का जो मार्जिन होगा इस बार, वो 50,000 के आसपास का हो सकता है। तो अब ये इस चुनाव पे डिपेंड करेगा कि भाटी कांग्रेस के कितने वोट ले गया तो कैलाश चौधरी बढ़त में है, और अगर कहीं भाटी ने भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी की है तो ये सीट उमेदराम बेनीवाल की झोली में भी जा सकती है। पर भाटी जो करना चाहते थे, भाटी को वो मिल गया है। भाटी जो अचीव करना चाहते थे, भाटी ने वो अचीव कर लिया है। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाड़मेर अभी भी इन तीनों उम्मीदवारों के इर्द गिर्द घूम। चलिए, आशीष, आपने हनुमान बेनीवाल का जिक्र किया, तो चलिए उनकी लोकसभा सीट की ओर रुख करते हैं। नागौर, बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिली जब वोटिंग की बात की जाए, चुनाव प्रचार की बात की जाए। ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल। देखिए साहब, दोनों ही दिग्गज नेता थे, दोनों ही बड़े जाट परिवारों से हैं, दोनों ने बड़ी मेहनत की है और दोनों ही उग्र नेता हैं। उग्र मतलब कि वो जी, बेल्ट ही ऐसी है नागौर वाली जहाँ पे गरम दल एक के, मिनट के अंदर ही। हाँ गरम दल के नेता। जी, हाँ, गरम दल। और गरम दल भी मतलब हल्का फुल्का नहीं। वहाँ लोगों को जब नेता मंच से बात करता है तो दो चार गाली नहीं दे तो लोगों को मजा नहीं आता कि आज नेता ने कुछ बोला नहीं। तो रिचपाल मिर्धा को आप देखते आए हैं किस तरीके से वो फ्लो के अंदर बात करते हैं। पर दोनों नेताओं ने कड़ी लड़ाई लड़ी है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में ये चुनाव है। हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार 2019 में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में लड़ा था और ये चुनाव जीता। अभी हनुमान बेनीवाल ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो भी वो ज्योति मिर्धा के सामने लड़ा और 2500 वोटों से हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीते। अब चूंकि ये चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा बड़ा चुनाव होता है, 20-22 लाख वोटर जो है वो टर्न आउट होता है। तो अब इसके अंदर दोनों ने मेहनत तो बहुत की है, लड़ाइयाँ भी खूब की हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने शिकायतें भी बहुत की हैं, हनुमान बेनीवाल निरंतर रूप से एग्रेसिव भी नजर आए हैं, सारे काम हुए हैं। लेकिन ये चुनाव किस दिशा में, क्योंकि वोटर अभी तक पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कि वोटर किस दिशा में गया है। वहां पे भी जाट वोटर के ऊपर राजस्थान की इस लोकसभा में भी ये डिपेंड करेगा कि ये जाट वोटर किस दिशा में जाता है। ये जाट वोटर क्या हनुमान बेनीवाल को चुनने जा रहा है या ये जाट वोटर ज्योति मिर्धा को चुनने जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी सभा के अंदर ये कहा था कि ज्योति मेरी छोटी बहन। प्रधानमंत्री का ये स्पष्ट संदेश जो था वो हनुमान बेनीवाल को कितना नुकसान पहुंचाता है। क्या नागौर के जो वोटर हैं वो प्रधानमंत्री की बात सुनकर प्रधानमंत्री की छोटी बहन का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज खुल के नहीं कही जाती है, राजनीति में सिर्फ संदेश होते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट को ज्योति मिर्धा के लिए एक बड़ा संदेश था क्या? क्या नागौर की जनता के लिए एक बड़ा संदेश था क्या? क्या अगर ज्योति मिर्धा जीतती हैं तो क्या उनको भारत भारत सरकार की कैबिनेट में जगह मिलेगी क्या? अगर जगह मिलती है तो उस स्थिति में नागौर का कितना विकास हो सकता है, ये एक देखने वाली चीज होगी। तो क्या वोटर ने इन सारी चीजों के ऊपर काम किया है क्या? वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने इस बार ये सीट कांग्रेस के साथ हाथ मिला के अलायंस तो कर लिया, पर हनुमान बिल्कुल। बेनीवाल और कांग्रेस के नेताओं का सामंजस्य जो था चुनाव प्रचार के दौरान, वो मृत्युंजय कहीं नजर नहीं आया।
आपको याद होगा मैंने हनुमान बेनीवाल का एक एक्सक्लूसिव 1-to-1 इंटरव्यू किया था। उस टाइम पे जी। हनुमान बेनीवाल एक सभा में मौजूद थे। उस सभा के हम्म, अंदर भी हमको ये देखने को मिला कि जो विधायक थे वहाँ के लोकल महेंद्र चौधरी, वो उनको नावा एक विधानसभा है उसका दौरा करा रहे थे हनुमान बेनीवाल को, और ये दोनों नेता 3 घंटे लेट चल रहे थे। अब था ये कि बार-बार महेंद्र चौधरी तो हर सभा में जाके लोगों से माफ़ी माँग रहे थे, कि हम 3 घंटे लेट हैं इसके लिए माफ़ कर दो, और हनुमान बेनीवाल उस चीज़ को नकार रहे थे। हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि प्रचार में तो लेट होता ही रहता है, पता नहीं ये बार-बार माफ़ी क्यों माँग रहे हैं। तो वहाँ पे उन लोगों की इस कहानी को बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो सामंजस्य था दोनों के बीच, चौधरी ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके ये जल्दी से जल्दी नावा का काम हो जाए और ये मेरे सर से उतरे, और हनुमान ये चाह रहे थे कि ये इत्मीनान से मेरे को मिलवा नहीं रहा लोगों से। हनुमान को अपनी वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। अब चूंकि हनुमान बेनीवाल एक गरम दल वाले नेता हैं, तो हनुमान बेनीवाल का जो पेशेंस लेवल है वो भी आपने देखा है, वीडियोज भी आपके सामने आते हैं, हनुमान बेनीवाल का पेशेंस लेवल बड़ा बिल्कुल। कम है। अब हनुमान बेनीवाल का जो ये पेशेंस लेवल कमजोर है, इसकी वजह से जो नुकसान हनुमान बेनीवाल को हो सकता है कि कांग्रेस के कितने वोटर वो जोड़ता है। देखिए हनुमान बेनीवाल ने निरंतर रूप से लोकसभा, जब वो चुन के गए थे, सांसद रहे 2019 से 23 तक, तो उन्होंने निरंतर भरपूर भर भर के झोले भर भर के कांग्रेस को गालियां बकी। आज हनुमान बेनीवाल जो थे वो राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए नागौर के अंदर। तो चुनाव बड़ा रोचक है, जाट किस तरफ गया है, क्या जाटों ने ये फैसला किया है कि बड़ी नेता वहां पे कैबिनेट में मंत्री बन सकती है, इन सारी चीजों के ऊपर चीजें तय होंगी। लेकिन ये जरूर तय है कि जो वोटिंग मार्जिन होगा, जो जीत हार का मार्जिन होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। वो मार्जिन बहुत कम होगा, 50,000 60,000 वोटों के बीच में इन दोनों के बीच की सीट जो है वो निकल के आएगी। अब देखते चलो हैं आशीष, 4 तारीख जी को क्या नतीजे। बिल्कुल। नतीजे तो 4 तारीख को साफ होंगे। अब इसके बाद हाँ, बात देखिए करते और हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ, नतीजे नतीजे जो साफ जी। होंगे वो होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूरे 1 महीने की यात्रा के बाद वो उड़ीसा थे, और 1 महीने के चुनाव प्रचार के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर पहुँचे। आज उन्होंने सारे डिपार्टमेंट में जा के निरीक्षण भी किया, और आज वो पत्रकारों के साथ भी बैठे। सीपी जोशी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, सीपी जोशी ने पत्रकारों को आज मिठाई भी खिलाई। 4 तारीख आने में समय है, पर सीपी जोशी ने आज पत्रकारों को बिना किसी कारण के, कि बस ठीक है मेरा मन है कि आप मुंह मीठा कर दीजिए। तो राजनीति में कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज जो होती है, क्योंकि नेताओं के पास में इनका जो सिस्टम होता है वो बता देता है कि इनकी स्थिति क्या चल रही है। सीपी जोशी आज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। तो राजस्थान में जो ये चर्चा चल रही चलो थी आशीष, कि अब सात आगे से बात आठ करते हैं हम जी, लोग कोटा की। कोटा की बात कोटा। करें तो प्रहलाद गुंजल के सामने ओम बिरला। प्रहलाद गुंजल जो कि जिनकी शुरुआत जिन्होंने बीजेपी से ही की, उनका खुद कहना था बीजेपी के कई सालों प्रहलाद तक गुंजल बीजेपी बड़े के नेता बड़े रहे, बिल्कुल बड़े नेता बहुत रहे, बड़ा नाम एक वसुंधरा गुट के माने बीजेपी जाते से थे। जुड़ा हुआ था। हाँ। और सामने ओम बड़े गुट बिरला, के नेता माने जाते बड़े गुट के दोनों नेता तरफ माने जाते थे दिग्गज नेता। प्रहलाद गुंजल। हम्म, दिग्गज नेता हम कह सकते हैं, क्योंकि ओम बिरला की राजनीति भी लंबी लंबी राजनीति है। ओम बिरला आज देश के चुनिंदा लोगों में आते हैं। अगर हम आज देश के दिग्गज की जगह पोर्टफोलियो की अनुभवी बात बोल देते करें, हैं। हाँ, अनुभवी बोल देते हैं। तो ओम बिरला भी दिग्गज नेता हैं। प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में पले बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा गुट का उन पे स्टैंप है। वो वसुंधरा गुट के नेता माने जाते हैं। प्रहलाद गुंजल के साथ में एक बड़ा गुर्जरों की लॉबी जो है वो काम करती है। आखिरी पल में प्रहलाद गुंजल ने ये आरोप लगाते हुए कि वो ओम बिरला की चाकरी नहीं करेंगे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस में चले भी गए। लेकिन अब स्थिति फिर एक बार कोटा की भी वहीं आके फंस जाती है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं में जनता ने किसके प्रति अपना रुझान दिखाया। क्यों? कोटा के अंदर, कोटा शहर की बात करें तो शांति धारीवाल जो पिछली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने अशोक गहलोत राज में कोटा के लिए काफी काम किया। उसके बावजूद शांति धारीवाल वहां से हार गए, चुनाव नहीं जीत पाए। तो कांग्रेस की जो कोटा के अंदर स्थिति है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति के अंदर नजर आती है। सचिन पायलट भी वहां नहीं पहुंचे, सचिन पायलट ने भी प्रहलाद गुंजल का कोई सपोर्ट नहीं किया। और कांग्रेस के अंदर गुजरों में अगर कोई बड़ा नेता माना जाता है तो वो सचिन पायलट को माना जाता है। और जब प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उस दिन भी सचिन पायलट की तरफ से किसी प्रकार का कोई खास रिएक्शन नहीं आया। एक देखिए औपचारिकता होती है स्वागत करने की, वो स्वागत का एक उनका मैसेज जरूर आया, पर कोई लंबी चौड़ी औपचारिकता उन्होंने नहीं निभाई।
उन्होंने कहीं भी अंदर गुर्जर समाज के अंदर ये मैसेज नहीं जाने दिया कि सचिन पायलट से बराबर का या सचिन पायलट से बड़ा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन हुआ है। तो गुर्जर समाज जो है वहाँ पे, और गुर्जरों का ही दूसरा बड़ा नेता जो कांग्रेस से आता है, वो आता है उनका युवा खेल मंत्री। अब ये दोनों नेता जो है, सचिन पायलट है और दूसरा इनका जो कोटा का बड़ा नेता है, इन्होंने वहाँ पे प्रहलाद कुंजल का कितना साथ दिया, ये वहाँ साथ देते नजर नहीं आए हैं। अब जब ये साथ देते नजर नहीं आए तो क्या कांग्रेस का जो कोर वोटर था, क्योंकि कांग्रेस के भी कई नेता वहाँ पे तैयारी कर रहे थे कोटा से चुनाव की, अब चूंकि उनको मौका ना मिलके भारतीय जनता पार्टी बाहर से आए हुए एक आदमी को मौका मिल गया, कांग्रेस के लोगों ने कितना साथ दिया है प्रहलाद गुंजल का, ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन प्रहलाद गुंजल की स्थिति कोटा के अंदर कमजोर नजर आती है, ओम बिरला वहां पे मजबूत स्थिति के अंदर नजर आ रहे हैं। चलिए आशीष, इसके बाद बात करते हैं जालौर की, जो कि इसलिए और हाई प्रोफाइल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से हैं। सामने भाजपा की तरफ से लुम्बाराम चौधरी है। देखिए साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव अपने आप में बड़ा हो गया, क्योंकि जब वैभव गहलोत का वहां से नामांकन भरा गया, लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता जरूर हैं, पर वो इतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा नाम वैभव गहलोत का वहां से निकल के आता है। चुनाव वहां पे जो स्थिति आज हमको नजर आती है, वो स्थिति है कि चुनाव फंसा हुआ है। अशोक गहलोत ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। अशोक गहलोत निरंतर रूप से वहाँ मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों से पूरे देश में जा जाके मुलाकात की, उनको वोट डालने आने की अपील की, उनके द्वारा जो लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनसे बात करने की अपील की। अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की है, तन मन और धन तीनों लगा के अशोक गहलोत ने जालौर के अंदर मेहनत की है। और अशोक गहलोत ये अरमान रखते हैं कि उनका बेटा चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचे। अब वहाँ की जनता का क्या मूड रहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कितना वहाँ सहयोग किया है, क्योंकि बीच में वहाँ खबरें चली थी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी अशोक गहलोत टच में रहे हैं। अशोक गहलोत की मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जिला स्तर की इकाइयों से भी हुई है। वहाँ पे संघ के बड़े लोगों से भी अशोक गहलोत टच में रहे हैं। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी में कितनी सेंधमारी करने में जालौर के अंदर अशोक गहलोत कामयाब हो पाए। लुम्बाराम चौधरी का अनुभव अशोक गहलोत के मुकाबले नगण्य है, क्योंकि अशोक गहलोत प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चुनाव बहुत ही रोचक हुआ है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बात करते हैं तो उनके बड़े नेता कहते हैं कि वैभव गहलोत की जमानत भी जब्त हो जाएगी, पर अशोक गहलोत ने इतनी मेहनत की है, पूरा कांग्रेस का संगठन जोधपुर का और जालौर का लग के वहाँ काम किया है, तो जमानत जब्त होने जैसी स्थिति तो वहाँ नहीं नजर आती है। पर वैभव गहलोत और चौधरी के बीच में अच्छी खासी लड़ाई है। देखना यह है कि दोनों में से बाजी कौन मारता है। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, 1 तारीख यानी कल एग्जिट पोल आ रहा है। लगातार आपके अपने चैनल अमर उजाला राजस्थान पे आपको एग्जिट पोल के नतीजे लाइव देखने को मिलेंगे। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, जो कि आपको सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपको अपने चैनल अमर उजाला राजस्थान पे लाइव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अमर उजाला की वेबसाइट पर भी आप लगातार सारे नतीजे, सारे एग्जिट पोल देख सकते हैं। वही एक और बात, आपके अपने चैनल अमर उजाला राजस्थान पे एक ज्वाइन का बटन आया है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन का बटन, जिसे आप ज्वाइन करके हमारी प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।